हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन एग्जाम मटेरियल। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अधिगम। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जिसे लर्निंग भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि केवीएस हो, टेट हो, कोई भी टेट हो और सुपर टेट हो, सी टेट हो, सभी में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। चाहे तो आप पेपर उठा के देख लीजिए, एक दो क्वेश्चन अधिगम से ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, और तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। यदि अच्छा लगता है आज का वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और बाकी भी साइकोलॉजी के जो टॉपिक्स पढ़े हुए हैं वीडियो के, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अधिगम क्या होता है फ्रेंड्स। देखिए, अधिगम सबसे पहले तो हमारे व्यवहार का परिवर्तन है। ठीक है, जो भी कुछ हम सीखते हैं उससे जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है वो होता है अधिगम। ठीक है, तो देखिए, सीखना जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, बच्चा जन्म लेता है तब भी वो कुछ ना कुछ सीखता है। और मतलब जैसे कि उसे भूख लगती है या फिर उसे घूमने जाना है तो अपने इशारों से वो बताता है और वो सीख भी लेता है कि नेक्स्ट टाइम क्या इशारा करना है। तो उसे वो तब भी सीखता है, और जब वो पढ़ता लिखता है या फिर और आगे बढ़ता है, व्यवसाय चुनता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, तब तक वो सीखता ही रहता है। तो सीखना जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है। ऑप्शन में ये पूछा जाता है कि सीखना कब तक है, तो जन्म से मृत्यु तक। ठीक है, सीखने से व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सीखने से व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। व्यक्ति के जो कुछ वो सीखता है वैसे ही वो होता चला जाता है। बच्चा है, छोटा है, तो उसे कुछ भी नहीं आता। छोटी छोटी चीज़ों से वो पहले घर से सीखता है, फिर विद्यालय से सीखता है, फिर वो समाज से सीखता है। ठीक है, और फिर अपने अनुभवों से सीखता रहता है, तो उसका विकास होता रहता है। तो सीखने से व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। ठीक है, सीखने से समायोजन करना आता है। तो ये आता है। ठीक है, सीखने से समायोजन करना आता है। तो फ्रेंड्स, समायोजन क्या होता है? जो भी कोई समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं उससे रिलेटेड जो दूसरी समस्याएं आती हैं और हम लोग उस समस्याओं का समाधान पहले वाली समस्या से रिलेट करके उस आगे आने वाली समस्याओं को हल कर लेते हैं, ये होता है समायोजन। ठीक है, प्रकृति और वातावरण के अनुसार ढल जाना, ये होता है समायोजन। सीखना प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव है। देखिए फ्रेंड्स, आपने सुनी होगी लाइन कि सीखना प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव है, और आपने ये भी सुना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक बच्चा अपने आप में खास होता है, अपने आप में विशिष्ट होता है। प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। तो सीखना प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव है, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, मंदबुद्धि है, जड़ है, प्रतिभाशाली, संभव सबके लिए है। नेक्स्ट क्या है कि निरंतर प्रयास से व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया अधिगम है। ये फ्रेंड्स इसकी डेफिनेशन होती है, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है कि निरंतर प्रयास है। अगर हम लोग प्रयास करते रहते हैं तो व्यवहार में परिवर्तन आता है, जिसे अधिगम कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? निरंतर प्रयास से व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया अधिगम है। ठीक है, उसके बाद देखिए, थॉर्नडाइक ने सीखने का नियम दिया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीखने के नियम किसने दिए थे, तो थॉर्नडाइक ने दिए थे। और कितने दिए थे? 2 प्रकार के दिए थे। तो 2 नियम थे उनके, प्राथमिक नियम जिसे मुख्य नियम भी बोलते हैं, और द्वितीयक नियम जिसे गौण नियम भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक नियम के अंतर्गत 3 आते हैं: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, और तीसरा है प्रभाव का नियम जिसे परिणाम का नियम भी बोलते हैं और संतोष का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए तत्परता का नियम क्या होता है फ्रेंड्स। देखिए, सीखने में तत्परता का होना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। अगर देखिए कोई बच्चा है और उसके अंदर तत्परता ही नहीं है तो वो क्या सीखेगा? तो तत्परता का होना बहुत ही आवश्यक है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार हमें किसी बच्चे को तभी कुछ सिखाना चाहिए जब उसके अंदर सीखने की इच्छा हो। ठीक है, जब बच्चे के अंदर इच्छा होगी तो उसका मन करेगा और वो आराम से सीख जाएगा। ठीक है, वरना आप कितना भी सिखाते रहेंगे वो नहीं सीखेगा। तो ये हो जाता है हमारा तत्परता का नियम। नेक्स्ट है अभ्यास का नियम। तो विद्यार्थी अभ्यास करके ही कुछ सीखता है। ठीक है, सुख नहीं कुछ होगा। ठीक है, सुख नहीं, यहाँ पे कुछ होगा, कुछ सीखता है। तो यदि किसी उद्दीपन के लिए बार बार अनुक्रिया होती है तो वो लंबे समय तक ज्ञान रहता है, और यदि अभ्यास का अभाव होगा तो ज्ञान भूलने लगते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अभ्यास जैसा कि नाम से जान रहे हैं, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे तभी आप कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो अभ्यास का नियम क्या होता है? ये अनुक्रिया बार बार होगी तो ज्ञान क्या होगा? लंबे समय तक होगा। जैसा कि आपने देखा होगा, जब भी कभी आपका एग्ज़ाम आता है और उसके पहले आप प्रैक्टिस सेट अभ्यास नहीं लगाते हैं या बार बार रिवीजन नहीं करते हैं तो क्या होता है? भूल जाते हैं। एग्ज़ाम में क्या होता है? कन्फ्यूज़न होता है। और यदि आप अभ्यास करते रहेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, भूल जाएंगे।
अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो, ठीक है। तो अगर अभ्यास करेंगे तो याद रहेगा। तो किसी उद्दीपन को बार बार करने की जो अनुक्रिया होती है तो ज्ञान लंबे समय तक रहता है। यही होता है अभ्यास का नियम, ठीक है। इसके बाद है प्रभाव का नियम। तो प्रभाव का नियम यदि सकारात्मक होगा तो उस कार्य को करने में रुचि होगी, उस कार्य को हम बार बार करेंगे, बच्चा बार बार करेगा। देखिए प्रभाव का नियम कितना ज़्यादा ज़रूरी रहता है बच्चे के लिए। अगर सकारात्मक होगा तो वो बच्चा उस कार्य को बार बार करेगा, और प्रभाव यदि नकारात्मक होगा तो उस कार्य में रुचि ही नहीं होगी, उसको लगेगा इससे तो कुछ होना ही नहीं है, ये हमें अच्छा ही नहीं लग रहा है, हमें कुछ देगा ही नहीं, तो बच्चा कार्य को नहीं करेगा। और अगर सकारात्मक होगा प्रभाव, उसको उससे कुछ मिलेगा, कुछ रुचि उत्पन्न होगी, तो ही वो उस काम को करेगा। फिर इसके बाद बारी आती है द्वितीयक या गौण नियम की। तो इसमें आते हैं आंशिक अनुक्रिया का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, सादृश्यता का नियम, या फिर इसे ही बोलते हैं समरूपता का नियम। और उसके बाद बारी आती है साहचर्य परिवर्तन का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला है आंशिक अनुक्रिया का नियम। तो देखिए फ्रेंड्स, इस नियम के अनुसार किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करने से कार्य सफल और सुविधाजनक बन जाता है। और क्या होता है, इन भागों को शीघ्रता व सुगमता से करके कार्य को आसानी से पूर्ण किया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए बच्चा है, छोटा है, वो कोई भी काम करता है, अगर आप उससे इकट्ठे सारा काम कराएंगे तो वो नहीं कर पाएगा। और यदि आप उसे बोलेंगे कि पार्ट में करो, छोटे छोटे पार्ट में करो, तो क्या होगा, आराम से कर लेगा। आप भी ऐसा करते हैं, आपने कभी संधि पढ़ी होगी, क्या आपने पढ़ी है एक साथ संधि? कभी नहीं पढ़ी है। आपने पहले संधि को स्टार्ट किया होगा तो पहले आपने स्वर संधि पढ़ी होगी, फिर आपने व्यंजन संधि पढ़ी होगी, फिर आपने विसर्ग संधि पढ़ी होगी। एक साथ कभी भी नहीं पढ़ा होगा, या फिर पढ़ा भी होगा तो हौच पौच कर दिया होगा। या फिर आपने इंग्लिश के टेंसेस पढ़े होंगे, आपने क्या सारे पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर टेंसेस क्या एक ही दिन में कर लिए थे? नहीं किए थे ना। आपने पहले प्रेजेंट टेंस किया था, फिर उसके पार्ट्स किए थे, फिर पास्ट टेंस किया था, फिर उसके पार्ट्स किए थे, फिर फ्यूचर और देन उसके पार्ट्स किए थे, है ना। तो यही चीज़ बच्चे के साथ लागू होती है कि बच्चा अगर छोटे छोटे भागों में कोई चीज़ करता है तो उसका कार्य सफल हो जाता है और सुविधाजनक होता है और उसे मज़ा भी आता है। और क्या होता है, जैसे कि आपने एक बच्चे की स्टोरी देखी होगी, स्टार्टिंग में क्या होता है कि छोटे छोटे पार्ट्स में, यानी कि जैसे कौवे की कहानी देखी होगी तो उसमें चित्रों के माध्यम से सिखाया जाता है। छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, यहाँ पे पजल के थ्रू उसको पकड़ा दिया जाता है। तो वो क्या करता है, स्टोरी अगर उसको आप सुना लो तो वो चित्रों को सही ढंग से लगा के उसको चित्र के माध्यम से स्टोरी बना लेता है और दिखाता भी है कि पहले देखो कौवे ने ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, अंत में उसे पानी मिल गया। तो ये क्या होता है, आंशिक अनुक्रिया का नाम, छोटे छोटे पार्ट से करके एक बड़े विस्तृत चीज़ों को सीख लेना। फिर आता है बहु अनुक्रिया का नियम। तो किसी लक्ष्य या उद्दीपन को प्राप्त करने के लिए बालक बार बार तब तक प्रयास करता रहता है जब तक कि वह सफल नहीं होता है। कई बार प्रयास करके सीखना और असफलता भी अधिगम का हिस्सा है। तो फ्रेंड्स देखिए, बहु अनुक्रिया का नियम क्या होता है, जब बालक किसी भी कार्य को बार बार करता है तो वो उसे तब तक करता रहता है जब तक सफल नहीं हो जाता, और प्रयास बार बार करने से वो उस चीज़ को अच्छे से सीख जाता है। और हाँ, असफलता ध्यान रखिएगा, ये अधिगम का हिस्सा है, ठीक है। अगर आप भी बार बार असफल होते हैं तो एक बार सफल जरूर होंगे, ठीक है। और सफल क्यों होंगे, क्योंकि उससे पहले आप असफल हुए थे और उस काम को आपने बार बार किया था, इसलिए आप वो सफल हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मनोवृत्ति का नियम। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, मनोवृत्ति यानी कि मन। मनोवृत्ति का नियम हमारी रुचि इच्छा से संबंधित है। बालक उस कार्य को आसानी से सीख लेता है जिसमें उसकी रुचि होती है, ठीक है। यदि बच्चे की रुचि किसी चीज़ में होगी, मन होगा, तो उस कार्य को वो आसानी से सीख लेता है, ठीक है। किसी कार्य में रुचि ना होना तो अधिगम कठिन होता है। यदि आप उससे कह रहे हैं, बार बार बच्चे से कह रहे हैं आप सीखो सीखो सीखो, लेकिन उसका मन ही नहीं कर रहा है, उसकी रुचि ही नहीं है, तो कितना कठिन हो जाता है उसके लिए। वो अपने मन से नहीं, वो आपके मन से कर रहा है। नेक्स्ट है सादृश्यता का नियम या फिर समरूपता का नियम। तो इसका देखिए नाम से ही पता चल रहा है, समरूपता, सादृश्यता यानी कि एक जैसा। तो जब व्यक्ति के सामने कोई नई समस्या आती है तो वह अपने पूर्व के अनुभवों एवं प्रयत्नों से को स्मरण करता है और उससे तुलना करता है। इसके बाद उसके अनुसार क्रिया कर समस्या का समाधान खोजने का प्रयत्न करता है। देखिए फ्रेंड्स, बच्चा है या कोई व्यक्ति है, उसके सामने अगर कोई समस्या आई है तो वो अपने पिछले दिनों से या पिछले सालों से या पिछले मतलब आज तक उसने जितना भी जिया है, जितना भी देखा, उन अनुभवों से वो उसको टटोलेगा और बोलेगा कि ऐसी कोई समस्या थी क्या,
और ऐसा सोचेगा नहीं, उसके दिमाग में तुरंत उस समस्या से रिलेटेड हल हो जाएगा, क्योंकि उसने वैसी समस्या पहले देख रखी है और वो वही समाधान यहाँ लगा देगा तो उसका काम बन जाएगा। तो सादृश्यता का नियम यही कहता है कि मिलती जुलती समस्याओं से रिलेटेड हल अगर हम करते हैं तो उस प्रयत्न में हम सफल होते हैं। मतलब कोई नई समस्या है, उसको पिछली समस्या से जोड़कर वैसा ही हल उसमें कर देना तो समस्या का समाधान हो जाता है। नेक्स्ट है साहचर्य परिवर्तन का नियम। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, साहचर्य परिवर्तन यानी कि इस बार समस्या नई है। पिछली बार सादृश्यता के नियम में क्या थे, समस्या एक जैसी थी तो हल भी एक जैसा था, लेकिन साहचर्य परिवर्तन में क्या है, इस बार समस्या नई है, पिछले जैसी समस्या नहीं, लेकिन हल क्या होगा, आज तक के सारे अनुभवों के अनुसार नई समस्या को भी वो हल कर लेगा। इसके अनुसार कोई भी अनुक्रिया जिसे करने की क्षमता व्यक्ति में होती है उसे एक नए उद्दीपन के द्वारा भी उत्पन्न किया जा सकता है। इसमें क्रिया का स्वरूप वही रहता है पर परिस्थिति में परिवर्तन हो जाता है। तो परिस्थिति जो नई है ना, वो क्या है, वो हमारी नई है, यानी कि समस्या नई है, लेकिन क्रिया जो हुई है वो पुरानी है। नई समस्या आई, उसने पिछला अपना सारा जीवन देखा और एक हल निकाला, क्योंकि कई समस्याओं से वो जूझ चुका था, कई समस्याओं से वो निकल चुका था, तो उसने नई समस्या में क्या किया, एक नया हल निकाला, मतलब नया हल निकाला, लेकिन वो हल कैसा था, पिछली कई समस्याओं से उससे रिलेटेड हल था। तो उसने अपना दिमाग लगा लिया, यानी कि बच्चे का विकास हो चुका है यहाँ पे। तो वो मिलती जुलती समस्याओं का अगर पूछे तो सादृश्यता का नियम लगाइएगा, लेकिन अगर नई समस्याओं से रिलेटेड हल पूछें तो साहचर्य परिवर्तन लगाए कि यहाँ पे समस्याएं चेंज हो गई हैं। ठीक है, तो टॉपिक होता है समाप्त आज का। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा यदि अच्छा लगता है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और यदि आपको मतलब साइकोलॉजी से रिलेटेड और भी वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।